हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं बेटे। और आज मैं आपको जो वीडियो शेयर करने वाला हूं वो है रिविजनरी टेस्ट पेपर पे। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट्स के लिए मई 22 एग्ज़ाम्स का आरटीपी अपलोड हो गया है और मैं इस वीडियो में मई 22 एग्ज़ाम्स का आरटीपी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, लॉजिकल बात तो ये है कि जितने भी आरटीपी और एमटीपी हैं वो स्टूडेंट को खुद सॉल्व करने चाहिए, तभी उसका कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन आजकल का फैशन है, टीचर्स करवा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो ठीक है जी, हम रिकॉर्ड करके दे देते हैं आपको। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, जो मेरी एडवाइस अगर आप माने, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर किसी क्वेश्चन में फंसते हैं आप, या कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आता, तो आपको वीडियो की या सॉल्यूशंस की रेफरेंस लेनी चाहिए। होना तो ये चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सारे इसमें क्वेश्चन डिस्कस करके दे रहा हूँ। सारे बच्चों को एज़ यूजुअली पता है कि हर आरटीपी में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब एक वीडियो में 20 क्वेश्चन तो डिस्कस हो नहीं सकते, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करके दे रहा हूँ। पार्ट 1 है अपना। 10 क्वेश्चन मैं आपको कल डिस्कस करके दूंगा पार्ट 2 में। आज मैं आपको जो 10 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके दूंगा, उसमें से 5 क्वेश्चन मैं क्लास में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। और जो बाकी के 5 क्वेश्चन है वो क्लास बुक के रिपीटेड क्वेश्चन है। करना हो कर लेना, छोड़ना हो छोड़ देना, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन हमने क्लास में किया हो और वो आरटीपी में रिपीट हो जाए तो उसको आपकी चॉइस है। मैं बोलूँगा क्लास में किया हुआ है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, कुछ नया तो है नहीं। तो मैं क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर रेफ़र कर दूंगा, पेज नंबर रेफ़र कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जहां क्वेश्चन डिस्कस करने वाला होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, करें शुरू। पॉइंट नंबर 2, ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने ये 1-2 अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं, ये इनको लिखने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये पुराने हैं बेटे, ये पुराने अमेंडमेंट्स हैं। कुछ शेड्यूल 3 के बता रहे हैं, कुछ ईसॉप्स के बता रहे हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे जो स्टडी मैट है ना, जो 2021 का हमारा स्टडी मैट है एडवांस अकाउंटिंग का, ये उसमें इनकॉर्पोरेटेड है सारे अमेंडमेंट्स। अगर स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड है, हमने कवर अप किए हुए हैं, कुछ नया है नहीं, तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं पुराने हैं, इनको यहाँ पे नहीं लिखने चाहिए थे। अगर किसी बच्चे के पास कोई पुराना स्टडी मटेरियल है, पुरानी क्लासेस हैं, तो उसको ये लिंक रेफ़र करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं इन अमेंडमेंट्स का। कहानी ज़्यादा है, एक्शन कम है। सीधी सीधी बात, अमेंडमेंट्स ये जो हैं पुराने हैं, और जो बच्चे आरटीपी देख रहे हैं वो सीधा क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, इस पे दिमाग मत खर्च करें, और ना ही इन अमेंडमेंट्स का कोई मुद्दा बनाएं। दूसरी बात बेटे, बच्चे सोच रहे हैं जिंदल सर हर आरटीपी आने के बाद आप हमें सीआरआर और एसएलआर के रेट्स बताते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं कि आरटीपी में लिखे होते हैं। तो जिंदल सर इस आरटीपी में तो लिखे नहीं हुए, हमने तो सारी आरटीपी चेक कर ली, ये तो इंड एएस कह रहा है कि इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है, वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो सर इसमें तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एसएलआर और सीआरआर की तो बात ही नहीं हो रही। तो कोई बात नहीं, जब मैं बैंकिंग कंपनी के क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा, एक बात तो पक्की है कि बैंकिंग पे कोई ना कोई क्वेश्चन आरटीपी में ज़रूर होगा। हर चैप्टर को टच करते हैं ये लोग। जब मैं बैंकिंग में आऊँगा तो आपको सीआरआर और एसएलआर दोनों बता दूंगा। अगर इस आरटीपी में सीआरआर और एसएलआर पे कोई चर्चा नहीं हो रही, तो वही रेट लागू होंगे जो पिछले एग्ज़ाम में थे आपके, जो लास्ट एग्जामिनेशन में। तो मैं बता दूंगा, मैं जब उस क्वेश्चन पे आऊँगा तब बता दूंगा। तो मुझे अभी आरटीपी के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करने दो, और सीआरआर एसएलआर बैंकिंग के साथ बता दूंगा आपको। कोई बात नहीं, आज मुझे 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 to 5 मैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो हैं 1 to 5, और एक 16 to 20। ये तो रिपीटेड हैं, क्लास बुक के क्वेश्चंस बताऊंगा इसमें, तो ये तो रिपीट हुए हैं, ये तो रिपीटेड हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, एएस बेस्ड है, तो मैं आपको उसमें रेफर समझा दूंगा सारे क्वेश्चन। तो मैं क्लास में अभी बोरिंग काम नहीं शुरू कर रहा, मैं नीचे से शुरू करूँगा जी। मैं 16 to 20 मतलब मैं खड़ा हूँ
क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये लो जी 20, 19, 18, 17, 16। जब ये 5 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे आपकी तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं ऊपर वाले 5 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 वो बता दूंगा आपको। चलें जी, चलो। AS 26 इनटेंजिबल एसेट्स का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है जी, और ये उसका A पार्ट और B पार्ट है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 AS कवर किए हुए हैं, ये इसका C पार्ट है और AS 29 भी कवर किया हुआ है। मतलब कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन 3 पूछ रखे हैं इन्होंने, यही ICAI की खास बात है। क्वेश्चन 1 बताएंगे, पूछेंगे 3। कोई बात नहीं सर। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको सबसे पहले मुझे पॉज करना चाहिए, फिर क्वेश्चन की रीडिंग खुद मारनी चाहिए, और क्वेश्चन की रीडिंग मारने के बाद इसके आंसर के बारे में आपको एक धारणा दिमाग में बिठानी चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर आपको मुझे प्ले करना चाहिए, फिर सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका और मेरा आंसर मैच करता है टनाटन, और अगर हमारा आपस में आंसर मैच नहीं करता तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो इसके ऊपर अपनी। तो मैं एक अजम्पशन लेके चलूँगा कि आप लोग मुझे क्वेश्चन शुरू करने से पहले पॉज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप उसको क्वेश्चन के बारे में एक व्यू बनाते हैं अपना, फिर मेरे को सुनते हैं, फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम वीडियो क्लास में नहीं दे रहा। ये कौन सा फेस टू फेस क्लास है कि टीचर आगे आगे भाग रहा है, बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं? ये कौन सा लाइव क्लास है कि पता ही नहीं क्या चल रहा है? सर रिकॉर्डेड क्लास है, पॉज करो प्ले करो, पॉज करो प्ले करो। मैं सर खड़ा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट में। बेटे मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। PQR Limited has acquired a brand from another company for 1 crore rupees। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से 1 करोड़ रुपए का कोई ब्रांड परचेज किया है। ब्रांड, अच्छा। PQR Limited contends that since the said brand is very popular and famous brand, काफ़ी फेमस ब्रांड है जी, अच्छा। नो अमोर्टाइजेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, कोई भी अमोर्टाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कमेंट ऑन दिस इन लाइन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल तो है नहीं, ये क्वेश्चन तो थियोरेटिकल है, और मेरे को कई बार बच्चे पूछ चुके कि जिंदल सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। मैं अभी कई बार बता चुका, मैं फिर बता देता हूँ। मैंने क्लास में कई बार बच्चों को बोला है कि जब भी आप कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आंसर को 3 पैराग्राफ्स में बांटना है। सबसे पहले आपको AS 26 का रूल लिखना पड़ेगा। पहले तो पेपर में क्वेश्चन देखो कि कौन से AS का है, उसका नंबर डालो और उससे रिलेटेड रूल लिखो कि AS में क्या लिखा हुआ है। अब कौन से रूल की बात चल रही है, ये बच्चे की काबिलियत है, इसी वजह से रिज़ल्ट अलग अलग आता है सबका। जो बच्चे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके करेक्ट बात करते हैं उनको नंबर मिल जाते हैं, जो घुमा फिरा के बात करते हैं मतलब तुक्केबाजी वाला काम, उनको नंबर नहीं मिलते। पहले AS का रूल लिखो, फिर सिचुएशन को एक्सप्लेन करो कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, और लास्ट पैराग्राफ में आप अपना कंक्लूजन लिख के आएँ और इसको अंडरलाइन भी करके आएँ कि ऑन द बेसिस ऑफ रूल एंड सिचुएशन दिस इज़ आवर आंसर। तो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि 3 हिस्सों में अपना आंसर प्रेजेंट करो। कहता हूँ कि नहीं कहता? अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने, इन्होंने कोई ब्रांड ख़रीदा और ब्रांड ख़रीदने के बाद कहते हैं अमोर्टाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। अब सोचो इसके ऊपर क्या लिखेंगे। अब इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 26 amortization of all intangibles is mandatory. We can amortize the intangible on the basis of 2 policies, 2 methods. The first one is 10 years SLM basis and the second one is ratio of expected cash inflows. जो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज आपको मिलने वाले हैं
आप उसकी रेशो में भी अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलर पॉलिसी है 10 ईयर्स SLM। और अगर आपको लगता है इफ़ एनी एंटरप्राइज थिंक्स द अमोर्टाइजेशन पीरियड इज़ more than 10 years or less than 10 years, it can also be adopted, but reason should be disclosed। लिखवाई थी ना थ्योरी सारी आपको क्लास में। 10 साल से कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन रीज़न बताने पड़ेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड पीरियड इज़ 10 ईयर्स। हो गया AS का प्रोविज़न। अब आते हैं इन द करंट सिचुएशन। इन द करंट सिचुएशन कंपनी हैज़ परचेज्ड अ brand is very popular, but it should be amortized as per the amortization policy specified in AS 26 as we discussed in above, and there is no evidence in the given situation that the life of brand is infinite। कहाँ लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ इनफाइनाइट है? पॉपुलर है तो इसका मतलब हमेशा चलेगा। कंपटीशन का ज़माना है, ये नहीं पता आज चीज़ मार्केट में ट्रेंड में है, कल को नहीं है। BMW X3 पिछले 6 महीने में 2 बार फेस लिफ्ट आ गया उसका। बताओ, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, कंपटीशन तो इन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ये तो कहने की बात ही है सर। ठीक है, सिचुएशन एक्सप्लेन हो गई। अब लिखेंगे कंक्लूजन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन द कंपनी शुड अमोर्टाइज इट्स ब्रांड ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, फुल स्टॉप। ऑन SLM basis 10 years on SLM basis, full stop। a longer period or shorter period can also be adopted with suitable reasons। बस खत्म हो गया बात, ये लिखना था आपको। कंपनी अमोर्टाइज करना नहीं चाहती, द इंटेंशन इज नॉट करेक्ट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटे, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक तो इंस्टीट्यूट के आंसर मत देखा करो, ये पारा वो पारा ये पारा पैराग्राफ तो मेरे को नहीं याद, मैं एक ही पेपर पढ़ाता हूँ। आपको इतने पेपर मैनेज करने, कहाँ से पैराग्राफ आप याद कर लोगे? और इंस्टीट्यूट की तो पुरानी आदत है, बच्चे के हिसाब से आंसर कभी नहीं देते। कि एक बच्चा जो ट्यूशन नहीं लेता, सेल्फ स्टडी करता है, यार उसका पेन समझो, सीधा सीधा आंसर बताओ ना, क्या करना है उसको। ये तो जाते हैं AS में, पैराग्राफ कट किया, चल भी आंसर में चिपकाया। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो सोचता है यार इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटे, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, बस पहले AS एक्सप्लेन करो, सिचुएशन एक्सप्लेन करो, कंक्लूजन लगो, नंबर लो और आगे बढ़ो। अगर आपको AS के क्वेश्चन में 5 में से 4 नंबर भी मिल जाते हैं ना, आपने बाजी जीत ली। 5 में से 4 भी मिल गए ना आपको AS वाले क्वेश्चन में, आपने बाजी जीत ली। प्रैक्टिकल में से तो पूरे नंबर मिलते हैं। AS में कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक आधा नंबर वो काट लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं और अच्छा लिखा जा सकता था। 5 में से 5 मिलने के चांसेस कम होते हैं AS अगर थ्योरेटिकल है तो। प्रैक्टिकल में तो पूरे मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आ गया सर इसके B पार्ट में, मैं आ गया सर B पार्ट में। X Limited is engaged in the business of newspaper and radio broadcasting। अच्छा, न्यूज़पेपर का धंधा करते हैं सर, और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है। अच्छा, मास कम्युनिकेशन में है ये लोग, बहुत बढ़िया। इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंट ब्रांड नेम्स। अच्छा, अलग अलग ब्रांड है इनके, कोई बात नहीं सर। अब जैसे आज तक है तो आज तक चैनल है, इंडिया टुडे मैगजीन है तो इंडिया टुडे ग्रुप है ना, बड़े अलग अलग नामों से काम करते हैं सर, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? इट इनकर्ड substantial amount on business communication and branding expenses by participation in various corporate social responsibility initiatives। ये अपनी कंपनी का ब्रांड एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं, और इन्होंने क्या किया, CSR मतलब डोनेशन वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों पब्लिक सर्विस में पार्टिसिपेट करके क्या हो जाएगा? द कंपनी expects to benefit by this expenditure by attracting new customers over a period of time, and accordingly it has capitalized the same under brand development
एक्सपेंसेस हैं, काम कर रहे हैं पब्लिक सर्विस का, इधर से बिजनेस चला रहे हैं रेडियो और न्यूज़पेपर का, और इन्हें लगता है कि अगर हम पब्लिक सर्विस करेंगे तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे और हमारा ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, ब्रांड एस्टेब्लिश होता है क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करके। मैं आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको पढ़ाने की क्वालिटी तो देता हूँ एवरेज, और रोज़ टेलीग्राम पे वीडियो डाल देता हूँ, मैं इस मंदिर में घंटी खटका रहा हूँ जी, मैंने आज यहाँ लंगर लगाया जी, मैंने आज इतने लोग गरीब लोग, वो तो हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं हर साल 15 गरीब कन्याओं की शादी में पार्टिसिपेशन लेता हूँ, तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से एक हिस्सा समाज की सेवा में लगा रहा हूँ। वो कोई ब्रांड डेवलपमेंट में थोड़ा ना आती है। मैंने तो कभी शेयर भी नहीं किया होगा आप लोगों के साथ कि मैं पब्लिक सर्विस में क्या क्या करता हूँ। मैंने कभी शेयर किया है? कभी भी नहीं। ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो डिस्क्लोज होता ही नहीं चीज़ें। किस मंदिर को कितना दान दिया, किस साल में कितने लंगर लगाए हमने, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ कितने पैसे दिए हमने, वो तो हमारा सोशल यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। उसका ब्रांड डेवलपमेंट से क्या लेने देना? गलत बात कर रहे हैं लोग। आप सही न्यूज़ दिखाओ, आप रेडियो में एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम चलाओ, आपका ब्रांड वैसे डिस्टेब्लिश हो जाएगा। कस्टमर आपके सोशल प्रोग्राम की वजह से आकर्षित नहीं होगा, आपका अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और समाज की सेवा करना वो अलग बात है, गलत है। ये क्या कहते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हमें कहता है इंटेंट्स टू अमोर्टाइज द सेम ओवर द पीरियड इन विच एक्सपेक्ट द बेनिफिट टू। अच्छा, जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं समाज सेवा में उसको अमोर्टाइज करना चाहते हैं ब्रांड नेम देके। क्या बात है, समाज मतलब डोनेशन दे रहे हैं, कहते नहीं नहीं इससे ब्रांड डेवलप होगा, तो ये इंटेंजिबल है, इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड। ऐसे कैसे? और हमसे क्या पूछ रहा है, एज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डू यू विद द व्यूज यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इन लाइन विद प्रोविजन ऑफ एस्ट। देखो बेटे, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हमने, अब कई बार पेपर में क्लिक ही नहीं करता कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, कई बार क्लिक ही नहीं करता कि क्या कहना चाहता है इसमें। तो इसमें आपको इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी डेफिनेशन का पॉइंट क्या था। सबसे पहला पॉइंट था इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। आप अगर समाज सेवा में पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या ये वापस आएंगे? देयर इज़ नो इकोनॉमिक बेनिफिट। ये जो आप समाज सेवा में पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या इससे आपके इंटेंजिबल की कॉस्ट बन रही है? क्या आप इसको इंटेंजिबल को डेवलप करने की कॉस्ट मान सकते हो? क्या ये कॉस्ट का रिलायबल एस्टिमेट है? क्या आपको लगता है कि आपका इंटेंजिबल इससे जनरेट हो जाएगा ब्रांड? ना, गलत, बिल्कुल गलत। कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है, भाई कितने पैसे लगे उसका हिसाब होता है आपके पास। आप समाज सेवा में पैसे लगा रहे हो, दे रहे हो ब्रांड का नाम, गलत है। रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट भी नहीं है। क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल का मतलब समझते हो? क्या आपकी ओनरशिप है इसके ऊपर? पब्लिक सर्विस में कैसी ओनरशिप? क्या ये आइडेंटिफिएबल है? कैन बी सोल्ड, कैन बी एक्सचेंज्ड, कैन बी गिवन ऑन रेंट। क्या आप इसको दे सकते हो किराए पे? तो कैसे क्या रखते हो आप, क्या इंटेंजिबल है ये? तो आपको पहले AS 26 की इंटेंजिबल का मीनिंग बताना पड़ेगा कि इंटेंजिबल एसेट, एन एसेट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहले वो जो मैंने कॉपी में लिखवाई थी कंडीशन वो लिखो, लिख दिया। सेकंड पैराग्राफ, इन द गिवन केस कंपनी हैज स्पेंट a lot of amount on corporate social responsibility programs which does not satisfy the conditions which are required to identify an intangible asset. तीसरा conclusion में, the company should not amortize this expenditure as an intangible but it should be written off in profit and loss immediately. इस जितना खर्चा आपने किया है डोनेशन का सोशल प्रोग्राम्स में, सारा P&L में अभी डाल दो, इसको आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते। ये इन्होंने AS 26 के 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, एक में अमोर्टाइजेशन पॉलिसी पूछ ली और एक में इंटेंजिबल की डेफिनेशन पूछ ली। मैं आपको RTP के आंसर चेक कराता हूँ। मैं आपको बेटे RTP के आंसर चेक करवा रहा हूँ, आप देख लो।
ये इसका पहला है। ये तो सिंपली पैराग्राफ बना के दिखा दिया, ये कोई सही प्रेजेंटेशन थोड़ा ना, 3 पैराग्राफ वाला प्रेजेंटेशन सही है। ये प्रेजेंटेशन आप पेपर में लिख के आओ, नंबर ही नहीं मिलेंगे। लिखेगा वही जो मैंने बताया था। AS26 इंटेंजिबल असेट्स प्रोवाइड दैट एन इंटेंजिबल असेट शुड बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट। अरे वो तो पता ही है कि कॉस्ट पे करते हैं, ये थोड़ा ना आंसर था हमारा। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एन इंटेंजिबल असेट शुड बी कैरिड एट कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ये 3 लाइनों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू की दादागिरी है ये इनकी। बात अमोर्टाइजेशन की है तो अमोर्टाइजेशन की होनी चाहिए। आगे देखते क्या कहते हैं। दी अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर दी बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ फॉर कंप्यूटिंग अमोर्टाइजेशन। अच्छा आगे, देयर इज अ presumption that useful life of an intangible asset will not exceed 10 years। आ गया ना 10 साल पे। From the date when an asset is available for use, it must be ensured that value of brand is amortized in accordance with AS26 intangible asset। काम की बात तो एक नहीं करी, पहले AS का रूल लिखो, अमोर्टाइजेशन पॉलिसी एक्सप्लेन करो। सेकंड पार्ट में सिचुएशन में बताओ जी ब्रांड की इनफाइनाइट लाइफ कहीं एक्सप्लेन नहीं हो रही तो इसको अमोर्टाइज होना चाहिए 10 साल में। लॉन्गर शॉर्टर पीरियड आपका एक्सप्लेन हो सकता है। और कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखो द कंपनी शुड अमोर्टाइज इट्स ब्रांड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। वही बातें कर रहा है आगे भी। द कंटेंशन ऑफ कंपनी ब्रांड इज़ वेरी पॉपुलर एंड फेमस, हेंस नो अमोर्टाइजेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इज़ नॉट करेक्ट। There is no evidence that useful life intangible will exceed 10 years। कोई एविडेंस नहीं है कि 10 साल से ऊपर लाइफ है इसकी। अमोर्टाइजेशन पॉलिसी को लिखने का तरीका सही नहीं है, इसमें बहुत रफ आंसर दिया हुआ है। वो जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो लिख के आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। हैं सर आप इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज से भी ऊपर हो गए। मैं कितनी बार क्लास में बोल चुका हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ आपके लिए टॉप होगा, मेरे लिए नहीं है। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में भी 2 बार काम कर चुका, मैं इंस्टीट्यूट की एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ। अब मैं थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, इस तरफ आ गए, बिज़ी हो गए लाइफ में, है ना। तो आप इन चीज़ों को मान लो। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, अब 2 जनरेशन टीचर हो गया हूँ। जो बच्चे मेरे पास पहले बैच में पढ़े थे अब तो उनके बच्चे आ गए मेरे पास इंटर में। मान लो मेरी बात, ये चीज़ें आपके लिए बड़ी हैं, मैं जो कह रहा हूँ फॉलो कर लो, नंबर मिल जाएंगे, रैंक आ जाएगा, फाइनल में आ जाना। अरे भाई आपको पास करवाना है यार, मैंने पास करवाऊँगा तभी तो आपसे फाइनल की फ़ीस दोबारा लूँगा। ग्रुप 1 में पास हुए तो ग्रुप 2 में आए, ग्रुप 2 में पास हो गए, फाइनल की फ़ीस आएगी मेरे पास। मैंने कोई अपना धंधा थोड़ा ना चौपट करना है। अरे मजाक की बात कर रहा हूँ, बच्चे की समृद्धि में ही हमारी समृद्धि है। प्लीज़ मेरे को फॉलो करना, नंबर मिल जाएंगे आपको। उद्देश्य एक ही, आप बच्चों को पास करवाना। अच्छा आ गया ना अमोर्टाइजेशन पॉलिसी पे। अब देखो ये इसका बी पार्ट है, इसमें डेफिनेशन की बात करेगा ये। एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी recognized if it is probable that future economic benefits that are attributable to asset will flow to the enterprise. The cost of asset can be measured reliably. In the given case, no intangible asset or other asset is acquired or created, so it should be written off in profit and loss account. इसका आंसर मैंने बताया ना आपको। फर्स्ट पैरा इंटेंजिबल की डेफिनेशन लिखो, सेकंड पैरा लिखो कि इसमें कोई इंटेंजिबल नहीं है जी, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन में कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। और लास्ट पार्ट में P&L में डालो जी, जब इंटेंजिबल ही नहीं है तो आप रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो, सारा एक्सपेंस P&L में जाएगा। बस खत्म हो गई बात। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 पूरा नहीं किया, अभी तो AS26 का क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। इस RTP के लिए कोई कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझो बात को और आगे बढ़ जाओ। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने।
मैं आ गया जी AS29 और ये सी पार्ट है। क्या पूछ रहा है बताना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है जी हमसे, देख लेते हैं। कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 20। ध्यान रखना 31 मार्च 2020 की वर्किंग बन रही है, ठीक है। इट सीक्स योर एडवाइस इन द फॉलोइंग केसेस। काइंडली गिव योर आंसर फॉर ईच ऑफ अबव विद प्रॉपर रीजनिंग अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑल्सो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविज़न। सीधी सीधी बात, आपको ये बताना है कि प्रोविज़न बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 3 केस हैं और आपको ये बताना है कि प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, AS29 में प्रोविज़न की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि प्रोविज़न का मीनिंग क्या है। तो सारे बच्चों को पता है प्रोविज़न की डेफिनेशन, कि हमारा एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल, अमाउंट शुड बी सर्टेन। और जो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो आपका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और आपका लीगल भी हो सकता है। सरकारी डंडा चलेगा तो भी प्रोविज़न बन सकता है। और अगर आपने प्रॉमिस किया है, आप सरकार नहीं कह रही, आपने किसी को वारंटी प्रॉमिस कर दी, तो आपका खुद का प्रॉमिस है वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो या तो आप खुद प्रॉमिस कर रहे हैं या सरकार बनवा रही है, दोनों चलेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, वेदर कंस्ट्रक्टिव और लीगल, आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल, रिलायबल एस्टिमेट शुड बी अवेलेबल। ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए और पास्ट इवेंट का रिज़ल्ट होना चाहिए। पास्ट में कुछ किया था आपने जिसका रिज़ल्ट अभी आ रहा है। एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, खाना खा के घर आए, घर आते बीमार हो गए, तो पास्ट इवेंट क्या है, खाना खाना। हमने रेस्टोरेंट की सर्विस ली थी, हम घर आके बीमार हो गए, हमने दावा ठोक दिया रेस्टोरेंट के ऊपर। तो रेस्टोरेंट के ऊपर जो केस हुआ है वो केस उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट उसकी सर्विस है जो उसने दी है। मेरी बात बहुत सारे एग्जांपल लिए मैंने AS29 में, मैं कोई एक एग्जांपल लेके आया हूँ। मैंने जब क्लास कराई थी आपको AS29 की, बताया था आपको, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो उसी के बेसिस पे आपको बताना है कि प्रोविज़न बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पेपर में आंसर कैसे बनेगा, पहले AS29 की प्रोविज़न की डेफिनेशन लिखो, लिख दी। अब लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन वी कैन टेस्ट द फॉलोइंग केसेस। अब हम एक एक करके तीनों केस को टेस्ट करेंगे। मैं आ गया पहले पॉइंट में। कंपनी हैज़ फाइल्ड अ कोर्ट केस इन 14-15 अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स। 14-15 में केस फाइल किया था। अकाउंटिंग कर रहे हैं हम 31 मार्च 2020 की, पुराना केस है। अच्छा, इट बिकेम एविडेंट टू इट्स लॉयर्स ड्यूरिंग द ईयर मार्च 20। वकीलों को अब पता लग गया है, केस काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ गया है, दैट कंपनी में लूज द केस एंड वुड हैव टू पे 3 लाख रुपीज़ बीइंग द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। 3 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। नो एंट्रीज और प्रोविज़न हैव बीन मेड। लो जी, अब इसमें कंडीशंस को चेक करो। क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जी 3 लाख रुपए का। लॉयर्स ने बताया कि 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो हो गया। क्या ये पास्ट इवेंट की वजह से? बिल्कुल, कोर्ट केस फाइल हुआ था पहले कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ। क्या आउटफ्लो प्रोबेबल है? वकीलों ने कह दिया देने पड़ेंगे तो प्रोबेबल है। क्या अमाउंट का एस्टिमेट है? तो 3 लाख रुपए क्या है, अमाउंट का एस्टिमेट ही तो है, शुड बी प्रोवाइडेड। पेपर में कैसे लिखेंगे? पहले AS29 में प्रोविज़न की डेफिनेशन आएगी। अब हम लिखेंगे केस 1। इन द गिवन केस इट इज़ प्रोबेबल दैट company would have to pay 3 lakh rupees as litigation expense, so company should provide for 3 lakh rupees. Company should create a provision for 3 lakh rupees in the statement of P&L. provision बनते P&L से, सिंपल आंसर हो गया आपका।
आउटफ्लो इज प्रोबेबल, प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। मैं आ गया जिसके सेकेंड पार्ट में। A new regulation has been passed 1920 by the Healthcare Ministry to upgrade facilities। ठीक है, डेडलाइन सेट बाय गवर्नमेंट इज 31 मार्च 21। पहली बात तो ये है, डेडलाइन है 31 मार्च 21 और मैं खड़ा हूँ अभी 2020 में। डेडलाइन है 31 मार्च 21 की। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि भैया आप अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करो, अपनी मशीनरी को अपग्रेड करो, और डेडलाइन दे दिया 31 मार्च 21 की। और अगर 31 मार्च 21 तक भी कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री प्रीमाइसेस को अपग्रेड नहीं करती तो फिर सरकार की तरफ से पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी का प्रोविज़न तो तभी बनेगा ना जब डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। अभी तो डेडलाइन क्रॉस ही नहीं हुई, मैं प्रोविज़न बनाऊँ तो किस चीज़ का। और फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो कैपिटलाइज ही होगा। पुरानी मशीन को हटाएंगे, नई मशीन आएगी, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रोविज़न तो पेनल्टी का बन सकता है, और पेनल्टी कब लगेगी? जब डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। तो मैं 1 साल पहले ही कैसे बता दूं? आज मैं 2020 में खड़ा होकर कैसे बता दूं कि मैं 21 तक रिप्लेस करूंगा कि नहीं करूंगा, और मुझे पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? उसके लिए तो डेडलाइन क्रॉस होनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब मैं 31 मार्च 21 की डेडलाइन का प्रोविज़न आज कैसे बना दूं? मुझे क्या पता पेनल्टी लगी कि नहीं लगी। अच्छा, द कंपनी एस्टिमेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 10 लाख रुपीज़ फॉर द सेट अपग्रेड। 10 लाख रुपए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न तो बनता नहीं, प्रोविज़न तो लॉस का बनता है, प्रोविज़न तो एक्सपेंस का बनता है, एसेट्स का थोड़ा ना बनता है। जब आप 10 लाख रुपए अपग्रेड करोगे एसेट्स को, वो तो एसेट्स में कैपिटलाइज हो जाएंगे। और अगर 31 मार्च तक आपने अपग्रेड नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का प्रोविज़न बन सकता है, लेकिन कब? अगले साल अगर आप नहीं करेंगे तो मैं 31 मार्च 2021 को एक प्रोविज़न बना रहा हूँ पेनल्टीज़ का। आज कुछ नहीं करना है इसका। नो प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज डेडलाइन ऑफ अपग्रेडेशन इज़ 31 मार्च 21। सो पेनल्टीज़ may be imposed by the government if work is not done till the date of deadline. So no provision is required at balance sheet date for future penalties. बस ख़त्म हो गई बात, इतना सा आंसर था। AS 29 की डेफिनेशन बार बार नहीं देनी, प्रोविज़न की डेफिनेशन एक बार लिखो बस, फिर तो केस को टेस्ट करो। ए पार्ट, हाँ जी आउटफ्लो प्रोबेबल है, 3 लाख का प्रोविज़न बना दो। दूसरा केस, हाँ जी डेडलाइन अभी तो 31 मार्च 2021 है, तो हम 2020 में कैसे प्रोविज़न बना दें फ्यूचर के लिए। डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी तो देखेंगे। अच्छा, तीसरा केस, द कंपनी गिव्स 1 year वारंटी फॉर इट्स हेल्थ केयर इक्विपमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इट विल मेक गुड एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बाय रिपेयर और रिप्लेसमेंट। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को वारंटी दी है। वारंटी में बोला है कि अगर आपके गुड्स डिफेक्टिव निकले हम आपको रिपेयर करा के देंगे, रिपेयर नहीं कराएंगे तो आपको बदल के देंगे। अच्छा, अगर वारंटी की बात है तो वारंटी का प्रोविज़न तो बनेगा। कितना बनेगा? आपका पास्ट एक्सपीरियंस बताएगा कि पास्ट में आपने क्या वारंटीज़ पे की हैं। एज पर दी पास्ट एक्सपीरियंस, क्वेश्चन खुद ही आ गया एक्सपीरियंस पे। इट इज़ प्रोबेबल दैट देयर विल बी 1% सच केसेस। अगर आप 100 यूनिट बेचते हैं तो 1 ही यूनिट डिफेक्टिव निकलता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज़ 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। और जो एक डिफेक्टिव केस आता है उसमें 10% खर्चा बैठता है आपका सेल वैल्यू का। और हमें बता रहे हैं कि टोटल सेल कितनी हुई है 5 करोड़ की। तो पहले तो ये बताओ 5 करोड़ की सेल है, 5 करोड़ की सेल में 1% डिफेक्ट निकलेगा, 1% केस आते हैं, तो इसका 1% बनता है जी 5 लाख रुपए। इसका 10% आपको खर्चा उठाना पड़ता है, तो कंपनी को 50,000 रुपये प्रोवाइड कर देने चाहिए। कंपनी शुड क्रिएट अ प्रोविज़न ऑफ 50,000 रुपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस।
ख़त्म हो गई बात। 1% केस आते हैं तो इसका मतलब 5 करोड़ में 5 लाख की सेल डिफेक्टिव निकलेगी और उसका 10% आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, तो 50,000 रुपये खर्चा बैठेगा। तो प्रोविज़न बना देना चाहिए। प्रोविज़न बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। मैं इसका आंसर आपको आरटीपी से चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया सारा। लो जी, आप देख लो। पहले तो इसने प्रोविज़न की डेफिनेशन लिखी है, थैंक गॉड। फर्स्ट पैराग्राफ में इसने एएस को एक्सप्लेन किया है, प्रोविज़न की डेफिनेशन लिखी है, लिख दी। अच्छा जी, ये देखो जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, और पास्ट इवेंट की वजह से प्रोबेबल होना चाहिए, रिलायबल एस्टिमेट। ये डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखी हुई है सर, आप देखो तो सही, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। सब एएस प्योर तरीके से आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। अब आगे हम टेस्टिंग फेज़ में। ये हमारा तीसरा केस है, 50,000 का प्रोविज़न बनेगा। फर्स्ट केस है 3 लाख का प्रोविज़न बनेगा। सेकंड केस है, however on 31st March 20 there is no obligation event either for cost of upgrading the facilities, fines or penalties, no provision is required। कोई प्रोविज़न नहीं बनेगा। hence provision should be recognized for 3 लाख रुपीज़। और ये तो प्रैक्टिकली था, इसमें तो कैलकुलेशन करके दिखानी थी आपने। अच्छा, ये वाला जो केस था ये लीगल ऑब्लिगेशन था। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर ने बोला है कि फैक्ट्री को अपग्रेड करो, और ये वाला कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है क्योंकि आपने वारंटी अपना प्रॉमिस दी है। वारंटी बेचने वाले की तरफ से एक प्रॉमिस होता है। अच्छा जी सर, ये हमारा अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको लेके आ रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लो जी, AS 22 टैक्सेस ऑन इनकम, 19th क्वेश्चन, ए पार्ट। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिपोर्टेड बाय PQR ड्यूरिंग 2021। मेरी अजम्पशन आपको याद है ना, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। टैक्स रेट हमें बता रहे हैं जी 30% है, कोई बात नहीं सर। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है आइटम्स डिसअलाउड इन 2920। अच्छा, अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज इन 2021 20। ये क्या बात बनी? सोचो। सबसे पहले आप यहाँ स्टैंड होके देखो, यहाँ पे खड़े होके सोचो आप 19-20 में क्या हुआ होगा। 19-20 में ये 20 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर है, इसको डिसअलाउ करके अगले साल में अलाउंस मिली है। तो जब मैं 19-20 में खड़ा होऊंगा तो 19-20 में खड़ा होके मैंने सोचा होगा कि यार ये जो 20 लाख रुपए का खर्चा है, ये मुझे करंट ईयर में इसकी डिडक्शन नहीं मिल रही, इसकी डिडक्शन मुझे फ्यूचर में मिलेगी। तो मैंने 19-20 में DTA बनाया होगा। मान लो आज वाला ईयर मेरा 19-20 है, मैं आज खड़ा होकर सोच रहा हूँ, मैं मान लो 19-20 में खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार 20 लाख के खर्चे की डिडक्शन नहीं दे रहा डिपार्टमेंट, और ये डिडक्शन मुझे फ्यूचर में मिलेगी, फ्यूचर में मेरा टैक्स कम हो जाएगा, तो फ्यूचर में टैक्स कम होगा तो मुझे DTA बना लेना चाहिए। ये सोच के मैंने 1920 में DTA बनाया होगा, DTA क्रिएटेड। लेकिन अब मैं 1920 में नहीं खड़ा, मैं आ गया 2021 में, और 2021 में मुझे वो डिडक्शन मिल गई। और 2021 में जब मेरे को वो डिडक्शन मिली होगी तो मैंने बोला होगा मेरा टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो गया। जब किसी डिफरेंस की हिस्ट्री दे रखी होती है तो आपको पता होता है कि ये क्रिएट कब हुआ था और ये रिवर्स कब हो रहा है। तो ये क्रिएट हुआ था 19-20 में और ये रिवर्स हो रहा है 20-21 में। तो आपको 19-20 का बनाया हुआ DTA आज रिवर्स कर देना चाहिए।
तो मैं इसको रिवर्स करूँगा, रिवर्सल ऑफ DTA है ये। जब हम DTA बनाते हैं तो एंट्री पास करते हैं DTA टू P&L। आज एंट्री पास होगी P&L टू DTA, ये रिवर्सल ऑफ DTA है आपका। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है, बट एक्चुअल पेमेंट वाज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑल्सो। मुझे एक बात बताओ, अकाउंट्स में भी ले लिया आपने एक्रूअल बेस पे और आपको टैक्स पर्पस के लिए भी अलाउड है। अब मुझे एक बात बताओ, अकाउंट्स में आपने चीज़ डाल दी और ऊपर से आपको टैक्स में भी अलाउड है, तो डिफरेंस है कहाँ? अकाउंट्स में आपने एक्रूअल बेसिस पे लिख लिया, इनकम टैक्स में उन्होंने आपको अलाउ कर दिया 43B में, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल करने से पहले पेमेंट कर दी। तो ये टैक्स में भी आ गया, अकाउंट्स में भी आ गया, देयर इज़ नो डिफरेंस। जब डिफरेंस है ही नहीं तो डेफर्ड टैक्स बनेगा कैसे? डेफर्ड टैक्स बन ही नहीं सकता। नो डेफर्ड टैक्स इज required as there is no difference between accounting income and taxable income, because this item has been considered in accounting records as well as in taxable income। दोनों जगह आप दोनों जगह ही ले लिया, डिफरेंस है कहाँ? डिफरेंस कहाँ होता है? एक जगह है, एक जगह नहीं है, और फ्यूचर में आएगा। अगर कोई चीज़ अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों जगह है तो फिर सेम है, टाइमिंग डिफरेंस है ही नहीं। मैं डेफर्ड टैक्स किस चीज़ का निकालूँ, आप बता दो। तीसरा, डोनेशंस टू प्राइवेट ट्रस्ट नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लो जी, कांटा मारो। प्राइवेट ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया, इनकम टैक्स कहता है यहाँ पे डिडक्शन नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ डोनेशन, 80G वाली बात। तो अगर है ही नहीं, जिस ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया उन्होंने इनकम टैक्स वालों से परमिशन नहीं ले रखी तो डिसअलाउ हो गए, तो ये तो परमानेंट डिफरेंस हो गया। जब कोई चीज़ परमानेंटली डिसअलाउ हो जाती है तो वो परमानेंट डिफरेंस है, और हम परमानेंट डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स निकालते नहीं हैं। कहानी ख़त्म। सिर्फ एक चीज़ पे डेफर्ड टैक्स निकलेगा और वो है 20 × 30 और वो है 6। ना यहाँ ना यहाँ, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये क्या बात हुई? और क्या बात होनी है? यही है, और क्या है? इसका आंसर देखो आप। लो जी, रिवर्सल ऑफ DTA, क्योंकि 19-20 में बनाया था, 20-21 में कैंसिल हो गया। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नो टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। It is allowed as deduction under IT Act if payment is made before the due date of filing of return। इनकम टैक्स में भी डिडक्शन मिल गई तो बात खत्म होगी। भाई जब कोई चीज़ आगे कैरी नहीं हो रही तो डिफरेंस किस चीज़ का? सही है जी, सही है। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनाया इन्होंने। मैं आ गया बेटे AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये इसका B पार्ट है। मैं 19वां क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं। व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? सर ये तो आपको कॉपी रेफ़र करनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन पूछ रहा है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन कॉपी में लिखा हुआ है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ये तो आप सेल्फ रेफर कर लेना। और क्या पूछ रहे हैं? गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई AS24 बट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस। क्या पूछना चाहता है ये?
ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है हमें 4 एग्जाम्पल बताओ। किस चीज़ के 4 एग्जाम्पल? ऐसे 4 एग्जाम्पल बताओ जो देखने में लगता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है लेकिन है नहीं। AS24 में 3 कंडीशन होती हैं। पहला, सेगमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानना चाहते हैं तो कोई ना कोई सेगमेंट होना चाहिए, वेदर इट इज़ अ बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट। नंबर 2, ऑपरेटिंग और फिनेंशियल रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फिनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब ये बंद हो जाएगा। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता क्या है? या तो कंपनी को प्रोडक्ट बंद कर दे या फिर किसी एरिया में ऑपरेट करना बंद कर दे। जैसे शेवरलेट कंपनी इंडिया से अपना पैकअप करके निकल गई। फोर्ड ने भी अनाउंस कर दिया था कि मैं जा रहा हूँ इंडिया से, लेकिन बाद में फिर वापस आ गया। अनाउंसमेंट हो गई थी, फिर कैंसिल हो गई। उसको बोलते हैं जब कोई कंपनी इंडिया में काम करना बंद कर देती है तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है इंडिया उसके लिए वर्ल्ड में। कोई ना कोई बिजनेस सेगमेंट होना चाहिए, ज्योग्राफिकल सेगमेंट होना चाहिए, ऑपरेटिंग और फिनेंशियल रिजल्ट आपके हाथ में होने चाहिए। फिर इसको बेचने की बात की थी हमने कि या तो सिंगल ट्रांजैक्शन में बिकना चाहिए या फिर पीस मिल में बिकना चाहिए। अगर बिक ही नहीं रहा तो फिर ताला मार दो, अबेंडनमेंट होना चाहिए। कई बार होता है ना, सेंटीमेंट जुड़े होते हैं किसी फैक्ट्री के साथ कि मेरे दादाजी ने यार ये पहली फैक्ट्री लगाई थी, नहीं यार मैं इस फैक्ट्री को बेचूंगा नहीं, काम भी नहीं करूंगा और फैक्ट्री भी नहीं बेचूंगा, ताला मार दिया, बस सड़ गया तो सड़ने दो, ताला नहीं खुलेगा उसका, परमानेंटली लॉकआउट। तो कंडीशन बताई थी ना इस 24 में। तो ये वो पूछ रहे हैं कि आप हमें 4 एग्जाम्पल बताओ कि जो देखने में लग रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग है लेकिन है नहीं। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए हुए हैं क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको एग्जाम्पल याद कराता हूँ। ITC वाले हैं, ये मान लो 2 साबुने बनाते हैं। एक तो ये बनाते हैं लक्स और एक बनाते हैं हमाम। 2 सोप्स बनाते हैं ये। इन्हें लगता है यार इसकी सेल तो बढ़ रही है और इसकी सेल कम हो रही है, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, है तो साबुन ही, हमाम की जो प्रोडक्शन है वो कम कर दी और जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे इसका प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तो हम एक सोप का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, दूसरी का बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्रेजुअल फेस आउट। धीरे धीरे हम अपनी कैपेसिटी शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। एक कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर भी प्रिंट करती है और एक मैगजीन्स भी बनाती है। न्यूज़पेपर बनाती है, मैगजीन बनाती है। मैगजीन बिक नहीं रहे, न्यूज़पेपर धड़ाधड़ बिक रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैगजीन है हमने इसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी कम करके उस प्रिंटिंग मशीन को न्यूज़पेपर छापने में लगा दिया। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ग्रेजुअली फेस आउट करना चाहते हैं। तो क्या कोई सेगमेंट बंद किया आपने? चला तो रहे हैं ना, बंद कहाँ किया, बेचा कहाँ? क्या ये सेगमेंट है? क्या इसका ऑपरेटिंग और फिनेंशियल रिजल्ट है? क्या आपने इसको बेच दिया? नहीं। क्या आपने इसको पीस मिल में बेच दिया? नहीं। क्या आपने लॉकआउट कर दिया? नहीं। तो फिर ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कैसे होगा बताओ? दूसरा एग्जांपल, लोकेशन चेंज कर देना। आपने फैक्ट्री सोनीपत से निकाली और गुड़गांव में लगा दी। आपने फैक्ट्री सोनीपत से निकाली, गाज़ियाबाद में लगा दी। जब आप लोकेशन चेंज करते हैं अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का, तो देखने में लगता है कि आप हरियाणा से निकल के यूपी में आ गए, हरियाणा को ऑपरेट करना बंद कर दिया, लेकिन नहीं, आपने लोकेशन चेंज किया, सेगमेंट बंद नहीं किया। तो चेंज इन लोकेशन को भी हमने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना था। तो ग्रेजुअल फेस आउट हो या लोकेशन चेंज करना हो, दोनों ही AS24 के दायरे से बाहर है। तीसरा, हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन ही चेंज कर दी। मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में मैं पहले नहाने के साबुन बनाता था। मैंने नहाने के साबुन बंद करके उसमें कपड़े धोने के साबुन बनाने शुरू कर दिए। तो एसेट्स बेचे नहीं हैं, प्रोडक्ट लाइन ही चेंज कर दी मैंने। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए एसेट्स का बिकना या परमानेंटली लॉकआउट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रेजुअल फेस आउट हो, लोकेशन चेंज हो, प्रोडक्शन लाइन चेंज हो। चौथा, कॉस्ट सेविंग करने के लिए हमने बंद किया प्रोडक्ट को।
कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और जो फैक्ट्रियां चल रही थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर दी कि पता नहीं माल कंज्यूम होगा कि नहीं होगा, लोग तो घर बैठे हैं। उस वजह से आपको फैक्ट्री बंद करनी पड़ी कॉस्ट सेविंग के लिए, तो इसको आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मान सकते। तो ये 3-4 एग्जाम्पल बनते हैं बेटे आपके। ग्रेजुअल फेस आउट हो गया, चेंज इन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, चेंज इन प्रोडक्शन लाइन हो गया, और चौथा आपका हो गया डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू कॉस्ट सेविंग। बस देखने से लगेगा आपको कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, लेकिन है नहीं। बस ये 4 एग्जाम्पल लिख के पेपर में जय श्री राम का नारा देके बाहर आ जाओ, नंबर मिल जाएंगे आपको। कोई कमी पेशी रहेगी तो राम जी पूरी कर देंगे। फिर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारे पास है AS20 EPS का क्वेश्चन है, और ये है 18th क्वेश्चन का A पॉइंट। ये क्वेश्चन सितंबर 2001 के स्टूडेंट जर्नल का क्वेश्चन है, और आप यकीन माने मैं इसको पिछले 20 साल से अपनी बुक में दे के बैठा था। इस क्वेश्चन को अपनी बुक में रखा हुआ था मैंने पिछले 20 साल से, और ये जो अभी मैंने लेटेस्ट रिकॉर्डिंग बच्चे को भेजी थी उसमें से हटा दिया था इसको। मैंने बोला यार 20 साल हो गए, ना किसी RTP में पूछा, ना किसी पेपर में पूछा, मैं कहा मैं ही रख के बैठा हूँ, हटाओ परे। और जब मैंने अपनी बुक में से इसको हटा दिया, नालायकों ने RTP में डाल दिया। धोखा है ये तो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कुछ नहीं है आसान बिल्कुल। जिन बच्चों के पास किताबें पुरानी हैं उनको पता है क्वेश्चन नंबर 25 था। इनफैक्ट मैंने फाइनल की क्लास में इंडेक्स 33 में भी इसको रखा हुआ था, अभी हटाया इसको, वहाँ से RTP में आ गया। क्या क्वेश्चन है जी? स्टॉक ऑप्शन है जी इनके पास, जो AB कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं। तो स्टॉक ऑप्शन है तो फिर पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, तो ये डाइल्यूटेड EPS में आने चाहिए। दे वेस्ट इक्वली ओवर 5 ईयर्स। अच्छा, अगर 100 ऑप्शंस हैं तो 20 20 20 20 20 हर साल वेस्ट होते जाएंगे। मुझसे पूछो सर पहले साल में कितने ऑप्शन होंगे? 100। सर अगले साल कितने ऑप्शन होंगे? 80। अगले साल 60, अगले साल 40। 100 80 60 40 20। तो जितने ऑप्शन बैलेंस शीट डेट को आउटस्टैंडिंग होंगे वो सारे के सारे हम ले लेंगे फिर डाइल्यूटेड EPS में। तो पहले साल के डाइल्यूटिव में 100 ऑप्शन होंगे, अगले साल के डाइल्यूटिव EPS में 80 ऑप्शन होंगे। तो जितने बैलेंस शीट डेट को प्रॉमिस आपके पेंडिंग होंगे वो सारे EPS में ले लेंगे। ये तो कोई खास बात है नहीं। क्या कहते हैं क्वेश्चन? 20% एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। ठीक है, 20% हर साल आपको वेस्ट करने हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? दी ऑप्शंस विल वेस्ट ओनली इफ द कंपनी एम्प्लॉय इज स्टिल एम्प्लॉयड विद द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑप्शन तभी वेस्ट होगा जब एम्प्लॉय अभी भी पता है यार जॉब में होगा तभी तो देंगे। वेस्टिंग कंडीशन है कि आपको अपनी जॉब के अंदर बने रहना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाएगा उसको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जो जॉब में रहेगा उसको ऑप्शन मिलेंगे। पता है भाई, पता है, हमने ESOPs का चैप्टर पढ़ा हुआ है। इफ़ द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड द ऑप्शन दैट हैव वेस्टेड कैन बी एक्सरसाइज्ड वाइल अदर वुड लैप्स। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है तो उसके ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे, लेकिन जिन ऑप्शंस पे उसका अधिकार बन चुका है वो ले सकता है। मान लो उसने 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल पूरा कर लिया तो 20 ऑप्शन पे अधिकार है उसका, ले ले, लेकिन बाकी के 80 कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो 2 साल बाद जाता है तो 40 ऑप्शन उसके वेस्ट हो चुके होंगे, 60 ख़त्म हो जाएंगे। अरे पता है भैया, पता है, हमने ESOPs का चैप्टर पढ़ा हुआ है। करंटली AB लिमिटेड इंक्लूड्स ओनली
वेस्टेड ऑप्शंस फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस हैं, ओनली वेस्टेड ऑप्शंस फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस, ये तो गलत किया। वेस्टेड ऑप्शन का मतलब समझते हो, मान लो मैं पहले साल की ईपीएस निकाल रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, 100 ऑप्शंस को नहीं लिया, 20 ऑप्शंस को लिया, वेस्टेड ऑप्शन है 20, तो ये गलत बात है। जब हम डाइल्यूटिव ईपीएस निकालते हैं तो जितने भी ऑप्शन आउटस्टैंडिंग होते हैं वो सारे लेने होते हैं, वेस्टेड अनवेस्टेड की तो बात ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, वेस्टेड वाले ऑप्शन ले लिए और जो अभी वेस्ट नहीं हुए वो नहीं लिए, गलत बात है। जब तक आपके ऑप्शन शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक वो सारे के सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं, सारे लेने हैं। तो इसमें आपका आंसर ये जाएगा, द ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी इज इनकरेक्ट बिकॉज कंपनी शुड हैव कंसिडर्ड ऑल ऑप्शंस while computing dilutive EPS whether these are vested or unvested, because diluted EPS is calculated for all potential shares which are outstanding at balance sheet date। बस देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, should only completely vested options be included for the computation of, no, गलत है, वेस्टेड नहीं, ऑल होना चाहिए, तो ऑल 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 ऑप्शन होने चाहिए, गलत हो गया तो काम। इज दिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ AS20? नो 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 नो, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ AS20। अगर आप मेरे से आंसर पूछो कैसे प्रेजेंट होगा तो मैं बोलूँगा पहले AS लिखो फर्स्ट पैराग्राफ में, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS20 कॉमा डाइल्यूटिव EPS इज कैलकुलेटेड due to potential equity shares held by a company on balance sheet date, full stop। A potential equity share is the share that may entitle or entitles equity shares to its holder। मैंने कॉपी में लिखा रखा सब कुछ, डिट्टो चेप देना वहाँ पे। कंपनी in the given case company has outstanding options, company has outstanding ESOPs out of which 20% have been vested at the end of current year, the remaining are unvested। AS20 considers all options whether vested or unvested while computing diluted EPS। Conclusion, on the basis of above explained provision the treatment of company is incorrect, company should have considered all outstanding options while computing diluted EPS। That's it, जय श्री राम, खत्म हो गई बात। कंपनी को सारे ऑप्शन लेने चाहिए। चलो ये तो हो गया आसान क्वेश्चन, मैं आ गया इसके बी पार्ट में और मैंने इस पे लगाया टिक इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने CA फाइनल का क्वेश्चन डाल दिया और ये प्रोविज़न इंड AS 33 में है बेटे। इंड AS 33 में अभी अभी एक अमेंडमेंट आया था और ये क्वेश्चन अभी अभी फाइनल के स्टडी मेट में आया है। ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया उनको और इन्होंने इंटर की RTP में डाल दिया AS20 में, तो ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, बात छोटी सी है। मान लो एक कंपनी है X लिमिटेड, ये 3 तरह की EPS दिखाने के लिए बाउंड है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और टोटल EPS। अगर किसी कंपनी के पास डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है एज पर AS24 तो कंपनी अपने EPS को 3 टुकड़ों में दिखाएगी, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को अलग दिखाएगी, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को अलग दिखाएगी और टोटल EPS को इन दोनों को जोड़ के अलग से दिखाएगी। EPS फ्रॉम कंटिन्यूइंग, EPS फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग, EPS फ्रॉम टोटल, 3 तरह की EPS दिखाना मैंडेटरी हो जाएगा अगर किसी कंपनी के पास डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं। तो अगर कोई सेगमेंट वगैरह बंद कर रहे हो तो उसको अलग कर दो आप, ये बात तो सबको पता है। नया पॉइंट क्या है, मान लो ये सेगमेंट आपका
लॉस में है। मान लो इसका जो लॉस है वो 20 लाख रुपए का है और इसके पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो भी 20 लाख रुपए, 20 लाख शेयर हैं और इसका जो बेसिक EPS है वो 1 रुपये नेगेटिव आ जाएगा। लॉस है ना। अब इसके पास ESOPs हैं, कितने ESOPs हैं? 10,000। फेयर वैल्यू है 120 और एक्सरसाइज प्राइस है 60। तो आपको पता है कि 120 माइनस 60 अपॉन 120 50% फ्री शेयर हैं। 50% फ्री शेयर हैं तो 5,000 शेयर फ्री हो गए। तो अगर आप मेरे से बोलो कि इसकी डाइल्यूटिव EPS निकालो तो मैं क्या बोलूँगा? 20 लाख रुपए का लॉस है जी, मेरी सेविंग है 0, मेरे नंबर ऑफ़ शेयर भी 20 लाख हैं और मैं इसमें जोड़ूंगा 5,000 शेयर्स, तो मेरा लॉस पर शेयर गिरेगा। लॉस पर शेयर इसलिए गिरेगा क्योंकि पहले मैं लॉस बांट रहा था 20 लाख शेयर्स में, अब मैं बांटूंगा 20 लाख 5,000 शेयर्स में, लॉस कम आएगा। तो मैंने बोला था कि लॉस मेकिंग कंपनी का डाइल्यूटिव EPS नहीं होता, एंटी डाइल्यूटिव EPS होता है। तो एंटी डाइल्यूटिव का डिस्क्लोज़र नहीं करते। अगर लॉस बढ़ेगा तो डाइल्यूटिव है, लॉस कम हो जाएगा तो एंटी डाइल्यूटिव है। मैंने ये बात आपको बता रखी क्लास में। अब सुनो मैं क्या कहने वाला हूँ। मान लो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है और ये लॉस में है। किस में है ये? ये लॉस में है और इसका जो डाइल्यूटिव EPS है वो एंटी डाइल्यूटिव है। मेरा जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है वो मेरा लॉस में है और उसका जो डाइल्यूटिव EPS है वो एंटी डाइल्यूटिव है। ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं, इनका इम्पैक्ट आपने डाइल्यूटिव EPS पे शो नहीं करना, चाहे इनका ओवरऑल इम्पैक्ट डाइल्यूटिव ही क्यों ना हो। मेरी बात अभी भी नहीं समझे ना आप? मैं आ गया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में। मान लो इसके पास नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। अब इसका नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर हमारे पास 20 लाख हैं, ये शेयर तो यही रहेंगे। तो इसका जो ओवरऑल EPS है वो 10 पैसे है। अब ये पॉजिटिव है। जब मैं 2 लाख 0 प्लस करूँगा और 20 लाख में 5,000 प्लस करूँगा तो ये डाइल्यूटिव आएगा। क्यों? आपका जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो इसका बेसिक EPS पॉजिटिव है तो इसका डाइल्यूटिव आएगा ही आएगा क्योंकि गिरेगा। यहाँ पे लॉस है इसलिए एंटी डाइल्यूटिव आ रहा है। तो यहाँ पे AS 20 में इन्होंने कुछ चेंज तो नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन है इंड AS 33 का नया रूलिंग है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ये जो डाइल्यूटिव इम्पैक्ट है, ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डाइल्यूटिव इम्पैक्ट है, आप इसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपका एंटी डाइल्यूटिव डिस्क्लोज कर रहा है। अभी भी मेरी बात नहीं समझे। डाइल्यूटेड EPS का जो डिस्क्लोज़र है उसका कंट्रोलिंग फैक्टर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंटी डाइल्यूटिव है तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डाइल्यूटेड EPS निकलेगा ही नहीं, चाहे वो डाइल्यूटिव ही क्यों ना हो, दिखाना ही नहीं। अच्छा, ओवरऑल भी नहीं दिखाना। कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग, टोटल 3 EPS हैं, बेसिक डाइल्यूटेड, बेसिक डाइल्यूटेड, बेसिक। पहले कंटिन्यूइंग की वर्किंग निपटाओ। अगर आपका कंटिन्यूइंग, जिंदल सर ये जो रूल बता रहे हो बेसिक पे कि डाइल्यूटेड पे? ये डाइल्यूटेड पे बता रहा हूँ। बेसिक का तो सबको डिस्क्लोजर देना है। बेसिक आपको कंटिन्यूइंग का भी दिखाना है, बेसिक आपको डिसकंटिन्यूइंग का भी दिखाना है, बेसिक आपको टोटल का भी दिखाना है। मैं बात कर रहा हूँ डाइल्यूटेड EPS की। डाइल्यूटेड EPS में पहले आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की निकालो, एंटी डाइल्यूटिव आ गई तो आगे के 2 डिस्क्लोजर ख़त्म। डिसकंटिन्यूइंग का डाइल्यूटिव नहीं निकालना, टोटल नहीं निकालना, चाहे वो डाइल्यूटिव ही क्यों ना हो। अगर कंटिन्यूइंग का एंटी डाइल्यूटिव है आगे जाना ही नहीं, कंट्रोलिंग फैक्टर ये है। दूसरा केस, अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डाइल्यूटिव है, अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन
डाइल्यूटिव है, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आपका एंटी डाइल्यूटिव है तो भी दिखाओ, आपका ओवरऑल एंटी डाइल्यूटिव है दोनों को जोड़ के तो भी दिखाओ। कंट्रोलिंग फैक्टर ये है कंट्रोलिंग फैक्टर। ये रूल अभी इंडेस 33 में ऐड किया था, इन्होंने उठा के इंटर में डाल दिया। मेरी बात को समझो बेटे, अगर किसी कंपनी के पास कंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग, टोटल 3 तरह के सेगमेंट हैं तो उसको 3 बार ईपीएस दिखानी पड़ेगी। लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस का रूल याद रखना, डाइल्यूटेड ईपीएस का डिस्क्लोज़र कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये डिसाइड करेगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंटी डाइल्यूटिव फेज़ में है, आगे जाना ही नहीं, नील नील, तीनों नील। और अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डाइल्यूटिव ईपीएस है क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो डाइल्यूटिव में है, तो आपने डिसकंटिन्यूइंग और ओवरऑल दिखाने ही दिखाने हैं, चाहे वो एंटी डाइल्यूटिव ही क्यों ना हो। अच्छा, सीधी सीधी बात ये है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और ओवरऑल ईपीएस डिस्क्लोज करने ही पड़ेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है डाइल्यूटिव में तो। नहीं समझे बात? पहले हम चेक करेंगे कि आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसका डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। नो, यस। तो आगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं दिखाना, टोटल नहीं दिखाना, यस। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिखाना है, टोटल दिखाना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये पॉइंट है इसमें, ये फाइनल का पॉइंट था एक्चुअली, डाल दिया इंटर में इन्होंने। अगर आपके पास कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है और उसका डाइल्यूटिव ईपीएस नेगेटिव है, यानी कि वो एंटी डाइल्यूटिव है, तो आपको एंटी डाइल्यूटिव का डिस्क्लोज़र नहीं करना होता, वहाँ पे नील लिख के आते हैं आप। तो उस केस में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी नील हो जाएगा, आपका ओवरऑल ईपीएस भी नील हो जाएगा। लेकिन मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा, ये रूल सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटिव ईपीएस पे लगता है। अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाकई में डाइल्यूटिव ईपीएस डिस्क्लोज कर रहा है तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और आपका ओवरऑल ईपीएस दोनों डाइल्यूटेड ईपीएस शो करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एंटी डाइल्यूटिव कोई मायने नहीं रखता, ओवरऑल एंटी डाइल्यूटिव कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव होने से सारा फ़र्क पड़ेगा आंसर में। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये नई बात है, पेपर में आ सकती है, इसलिए मैं आरटीपी में इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि शायद ये पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा, क्योंकि है ही फाइनल पॉइंट, सीए फाइनल लेवल का पॉइंट है ये। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कंपनी को फ्यूचर में रन करने होते हैं, शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्यूचर ईपीएस की है, उसको डिसीजन मेकिंग फ्यूचर की करनी होती है, तो उसको फ्यूचर के दर्शन दिखाओ। जो ऑपरेशन आप बंद करके जा रहे हो उसके बारे में क्या दिमाग लगाना, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। 31 मार्च 2021 है, इनके पास इनकम है कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशंस की 2,40,000, ठीक है। एक लॉस बता रहे हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का 360, ठीक है। अकॉर्डिंगली अ नेट लॉस ऑफ 120, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो ओवरऑल 120 का लॉस है। मुझे ना ओवरऑल से मतलब, ना मुझे डिसकंटिन्यूइंग से मतलब, मुझे तो कंटिन्यूइंग से मतलब है, वो है 240, पॉजिटिव है। कंपनी के पास 1000 इक्विटी शेयर्स हैं और 200 ऑप्शन है, 200 शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। मैं निकाल देता हूँ सर, ये लो कैलकुलेशन ऑफ, नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 2,40,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है, मेरे पास 1000 शेयर है, तो 240 रुपये मेरा बेसिक ईपीएस बनता है।
डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है मेरे पास 3,60,000, 1,000, 360 नेगेटिव है जी, 360 नेगेटिव। ओवरऑल 1,20,000 नेगेटिव है जी, 1,000 शेयर्स हैं जी, 120 नेगेटिव है। ये तो आंसर आ गया जी। अब आते हैं डिसकंटिन्यूइंग में, डाइल्यूटेड ईपीएस में, सॉरी। सबसे पहले कंटिन्यूइंग में आते हैं। $2,40,000 डिवाइडेड बाय 1200, 1,000 शेयर हैं, 200 ऑप्शन है, 1200 हो गए, तो ये 200 रह गया। तो ये डाइल्यूटेड ही है, क्यों? बेसिक कितना था? बेसिक था 240 और ये है 200। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डाइल्यूटिव ईपीएस है। अब डिसकंटिन्यूइंग का शो करेंगे, ओवरऑल भी शो करेंगे, चाहे उनका कोई भी रिजल्ट हो। प्रेजेंटेशन मैंडेटरी हो गया अब, क्योंकि कंटिन्यूइंग में डाइल्यूशन है। तो अगर हम उससे पूछें डिसकंटिन्यूइंग, तो मैं बोलूँगा 1,20,000 का, नहीं 3,60,000 रुपये का लॉस है। तो अगर मेरे पास 1200 शेयर होंगे तो कोई बात नहीं, मेरा 300 हो जाएगा नेगेटिव। ये एंटी डाइल्यूटिव है, क्यों? पहले मेरा लॉस था 360, अब मेरा है 300 है, तो ये एंटी डाइल्यूटिव, लेकिन डिस्क्लोजर जाएगा, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर तो कंटिन्यूइंग है, वो डाइल्यूजन में है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर हमारे पास है ओवरऑल 1,20,000 का नेगेटिव है 1200, तो ये 100 रुपये नेगेटिव है, तो ये भी एंटी डाइल्यूटिव, पर डिस्क्लोजर जाएगा। ये 120 है, ये 100 रह गया। डिस्क्लोजर क्यों जाएगा? क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है और वो नेगेटिव है, 240 से 200 पे आ गया। तो अगर ये डाइल्यूजन में है तो फिर सारे रिपोर्ट जाएंगे, यानी इनका जो अपना इम्पैक्ट है उसका कोई मायने नहीं है, कंटिन्यूइंग के हिसाब से। ये पॉइंट फाइनल लेवल का था, और जितने भी टीचर सिर्फ इंटर लेवल को पढ़ाते हैं शायद वो इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा आपको उल्टे सीधे कमेंट करें, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉजिक मैंने समझा दिया आपको सारे। मैं तो सर इंडिया 33 भी पढ़ाता हूँ, AS20 भी पढ़ाता हूँ, फाइनल में चेंज आता है मुझे सारे वो पता है ना, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा विज़न खुला हुआ है, मैं बता सकता हूँ सारी चीज़। फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 17 में, ये लीज के ऊपर है। आपको ए पार्ट में ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। 5 कंडीशन बताई थी मैंने, 5 में से एक भी पूरी हो गई, फाइनेंस लीज मान लेंगे हम। इफ़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, लो जी लो फाइनेंस लीज है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इज इक्वल टू और हायर देन फेयर वैल्यू, लीज इज फाइनेंस लीज। सारे पैसे तो दे दिए आपने। इकोनॉमिक लाइफ है जी 7 साल की और लीज टर्म है 6.5 साल का, लो जी लो फाइनेंस लीज है। क्यों? मेजर पार्ट कवर्ड है, मेजर पार्ट ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ है जी 6 साल, लीज टर्म है 2 साल का, सिर्फ 2 साल का। बट एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज़ बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर, लो जी लो फाइनेंस लीज है। एसेट सिर्फ लेसी के काम ही आ सकती है और किसी के काम आ ही नहीं सकती। 5वां पॉइंट मैंने बोला था रेयर है। स्कूटर वाला एग्जांपल देता मैं अपना, एक बच्चे ने तो मुझे व्हाट्सएप पे बोला सर स्कूटर दिखाना आपका, आपने स्कूटर वाली कहानी सुनाई थी। तो मैंने उसको बोला मैं अपनी घर की बेसमेंट में जाऊंगा तो स्कूटर की फ़ोटो भेजूंगा, पर आजकल मेरा बेसमेंट में चक्कर लग नहीं रहा। वैसे मैंने अपनी बेसमेंट के अंदर अपना एक ऑफिस, एक थिएटर, एक जिम और एक अपना वो स्कूटर, तो आजकल मैं काफ़ी दिनों से अपनी बेसमेंट में गया नहीं सर, और अगर मैं जाऊंगा तो फिर स्कूटर की पिक्चर खींच के मैं टेलीग्राम पे ज़रूर डालूंगा। ठीक है जी। ये जो बी पॉइंट है सर, ये आप खुद कर लेना, ये सेल एंड
लीज बैक का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लीज वाला। कौन सा? ये मैं दिखाता हूँ, ये आप कर लेना बेटे, आपकी कॉपी में बहुत सारे केस लिखे हुए हैं। फेयर वैल्यू ये है जी, सेलिंग प्राइस ये है, फेयर वैल्यू ये है, सेलिंग प्राइस ये है। फिर आपको पता है ट्रांजैक्शन को आपको फेयर वैल्यू पे लेके आना होता है, बाकी डेफर करना होता है। ये आप कर लेना बेटे, नहीं करोगे तो कोई रिस्क वाली बात नहीं, आपकी कॉपी में आपने किया हुआ है। अच्छा, और ये एक रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में खड़ा हूँ मैं। कोई हमारे पास की सप्लायर है who is dependent on the company for its existence and company enjoys influence over the prices of the supplier। आपको मैंने क्लास में बताया था रिलेटेड पार्टी सिर्फ उसको मानते हैं जो पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है, A, B, C, D, E। होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एसोसिएट, की मैनेजमेंट पर्सनल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और एक हमारा कॉमन एंटरप्राइज। 5 बताए थे आपको। फिर मैंने आपको एक हेडिंग और लिखवाई थी कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है। आपका दिल बोलेगा कि है, पर एएस नहीं मानता। सिंगल फ्रेंचाइजर, सिंगल एजेंट, कस्टमर, सप्लायर, ट्रेड यूनियन, कितने एग्जाम्पल दिए थे। तो ये सप्लायर की बात कर रहा है, तो आप इसमें क्या लिख के आओगे कि एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 18 related parties are considered in relationship with company only if related party is explained in paragraph 3. Key supplier is not a related party because this relationship is not has not been explained in paragraph 3. ये सप्लायर वाला केस है, ये आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है सर। फिर कहते जी की मैनेजमेंट बताओ क्या होते हैं। की मैनेजमेंट क्या होते हैं? अरे भाई 3 पावर, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और डायरेक्टिंग। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिनके पास 3 पावर होती हैं वो आपका की मैनेजमेंट होता है। और उसके रिलेटिव भी, डेजिग्नेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, पावर का एक्सरसाइज होना इम्पॉर्टेंट। जो कॉपी में लिखा है चिपका देना, यहाँ पे हो गया की मैनेजमेंट डेफिनेशन हो गई। डेजिग्नेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट। इफ एनी पर्सन has 3 powers at any level, power of planning, power of directing, power of controlling, he will be considered as key management. Normally directors, managing directors, chairman are considered key management of the companies। बस हो गया ख़त्म। ये 5 क्वेश्चन हमारे AS बेस्ड हैं, 16 से लेके 20 तक करा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ 1 से लेके 5 तक, और 1 से लेके 5 तक मुझे कुछ नहीं करना, नंबर बताने हैं क्वेश्चन के सिर्फ आपको। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट, ये हमारा मैंने लिखे हुए हैं सर, मैंने ढूंढे थे। ये हमारा क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है? R देव, B देव, F कपिल, S कपिल। क्वेश्चन नंबर 6, देव और कपिल, आर देव, बी देव, एफ कपिल, एस कपिल। क्वेश्चन नंबर 6 वो कट कॉपी पेस्ट करके दे दिया जी। बिल्कुल आप मिला सकते हो, मैं तो मिला के आया हूँ। करना चाहो कर लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, नुकसान वाली कोई बात नहीं, क्लास में किया हुआ है। अच्छा जी, फिर इसका बी पार्ट, ये आ गया LLP पे, थ्योरी में से आया हुआ है कि इसकी वाइंडिंग अप कैसे करते हैं, और वो पेज नंबर 359 क्लास बुक का जो है उस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है LLP पे। फिर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। एक हमने क्लास में क्वेश्चन नहीं किया था कि 6 महीने बिजनेस चला, जितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने आधा निकाल लिया और आधा रख लिया, और जो आधा निकाला वही उसे इक्वली बांट लिया। ये क्लास बुक का आप रेफ़र करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 29 है। करना चाहें कर लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बुरा भी नहीं है। ईसॉप्स, ये तो डेफिनेशन पूछ लिया आपसे। वेस्टिंग, ग्रांट डेट, एक्सरसाइज प्राइस, ये अगर आप हमारी क्लास बुक खोलें तो पेज नंबर 142 पे तीनों डेफिनेशन लिखे हुए हैं। और ये जो बी पॉइंट है ये ESPP का क्वेश्चन है,
और इसके जैसे 3 क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ESPP का क्वेश्चन है। करना चाहें कर लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मैं आ गया जी बायबैक के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्लास बुक में टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है जी। हाँ, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कट कॉपी पेस्ट है, करना चाहें कर लें, छोड़ना चाहें छोड़ दें, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। डिट्टो क्वेश्चन है जी, जहाँ क्वेश्चन डिफरेंट होगा मैं रुकूंगा, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है मैं नहीं रुकूंगा। लो जी, डिफरेंशियल राइट्स पे आ गया मैं। ये तो लॉ पूछ लिया इन्होंने। पेज नंबर 421 पे जाओ, सारे कंडीशन लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्लास बुक का जी। और ये एक ही क्वेश्चन है, ये आप चाहे स्टडीमेट खोल लो चाहे पास्ट आरटीपी खोल लो, डिफरेंशियल राइट का हमेशा आरटीपी में यही क्वेश्चन होता है। आप चाहे पिछले 4 आरटीपी खोल के बैठ जाओ, एक ही क्वेश्चन है इनके पास, चाहे स्टडीमेट देख लो चाहे आरटीपी देख लो। ये 5 क्वेश्चन सर मेरे पास स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में करवाने के लिए कुछ नहीं है, क्लास बुक का सारा क्वेश्चन है सर। एएस के मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहो कर लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, आपकी चॉइस है। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, डुप्लीकेट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए, बाकी के 10 कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर देखते हैं एमटीपी वीडियोज़, फिर मैं एमटीपी रिकॉर्ड करके दूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय बेटे, लव यू ऑल, बाय बाय।